हर उल्टी पर थाली पीटने वाला ससुराल। यशोदा मुस्कुराते हुए फोन पर एक वीडियो देख रही है। उसका पति हिमांशु। अरे यशोदा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और तुम फोन में वीडियो देख रही हो। वैसे देख क्या रही हो तुम, बताओ। कुछ नहीं जी, मेरी जो भी भाभी है उन्होंने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया है। देखिए कितनी सुंदर वीडियो डाली है उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी की। हिमांशु फोन लेकर वीडियो देखता है। हाँ, तुम्हारी भाभी की बेटी तो बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी लग रही है। वही तो जी, काश मेरी भी इतनी खूबसूरत बेटी होती तो आज मैं भी उसके साथ ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती। तभी कमरे से गुजरती यशोदा की सास चंद्रिका ये सब सुनते हुए कहती है, बहू उदास मत हो, कोई बात नहीं, जब माँ बनना होगा तब तू बन ही जाएगी। वैसे मैंने 2 चीज सोची है जिससे तू गर्भवती हो जाए। पहली ये कि मैं तेरा किसी बाबा से झाड़ फूक करवाऊं, दूसरा घर में मंगल कार्य शुभ का पूजा रखवा लेती हूँ। क्या पता हमारे घर में भी फिर कोई खुशखबरी आ जाए। ठीक है माँ जी। अब अगले दिन यशोदा अपनी बहू बेटे को एक बाबा के पास भेजती है। वो बाबा छोटी सी झोपड़ी में यशोदा को टेबल पर बिठाकर मोर के पंखों से उसका झाड़ा लगाता है। जा बिटिया, मैंने तुझे झाड़ा लगा दिया है, जल्द ही तुझे खुशखबरी मिलेगी। पक्का ना बाबा, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी हाथ निराशा ही लगे, क्योंकि मैं ये सब कुछ बहुत करवा चुकी हूँ। अरे बाबा ने कहा है तो होगा ही, चलो चलते हैं। अब हिमांशु अपनी पत्नी को घर लाने लगता है। तभी यशोदा ठेले के मोमोज चाउमीन खाने की जिद करती है। फिर हिमांशु अपनी पत्नी को बाहर का चटर पटर चीज खिलाता है। अब रात को 2 बजे यशोदा की तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है और यशोदा उल्टियां करने लगती है, जिसे देखकर चंद्रिका, निरंजन, उसकी नंद नव्या रसोई में थाली लाकर थाली को तेज तेज पीटने लगती है। अरे भाभी, इतनी जल्दी खुशखबरी? आप तो आज ही बाबा के पास गई थी। अरे वो बाबा बहुत मशहूर है, जरूर उन्होंने अपनी झाड़ फूक से कोई दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया होगा जिससे हमारी बहू खुशखबरी देने वाली है। ये सुनकर यशोदा चिढ़ते हुए, नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैंने बाहर का कुछ उल्टा सीधा खाया था जिस वजह से पेट में अपच और गैस की स्थिति बन गई, और कोई बात नहीं है। अरे मेरे को तो लगता है कि अब हमें हमारे घर में मंगल कार्यों का पूजा करवा लेनी चाहिए, उसी से हमें कुछ मंगल और शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। अब एक ही हफ्ते बाद चंद्रिका अपने घर में पूजा पाठ करवाती है। यशोदा, हिमांशु एक साथ कथा में बैठते हैं और पूजा समाप्त होने के बाद पूजा का प्रसाद भी खाते हैं। इसी तरह 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन यशोदा घर वालों को किसी भी तरह की कोई खुशखबरी नहीं देती। तभी एक दिन बालकनी में हिमांशु, यशोदा चलो डॉक्टर के पास हो आते हैं, पूजा करवाए हुए भी हमें 1 महीना हो गया, वही बाबा का झाड़ फूंक भी कोई काम नहीं आया। ठीक है जी, चलिए चलते हैं। अब हिमांशु अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर कई टेस्ट करने के बाद, देखिए हिमांशु जी, आपकी पत्नी में हार्मोन इम्बैलेंस है और यूट्रस की स्थिति काफी ज्यादा वीक है, जिससे बच्चा कंसीव करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए आपकी पत्नी वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। ये सुनकर हिमांशु और यशोदा काफी उदास हो जाते हैं। अब वो घर आकर ये बात अपनी माँ को बताते हैं। कोई बात नहीं बहू, जब लिखा होगा तब होगा ही, और अगर नहीं लिखा होगा तो फिर ये दुख भी भोगना ही पड़ेगा। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। एक दिन चंद्रिका के आंगन में पड़ोस की चिंकी और पिंटू बॉल से खेल रहे होते हैं। चंद्रिका उनके पास जाकर, आओ बच्चे मेरे पास आओ, साथ में खेलेंगे इस बॉल से। अब बच्चे जैसी बॉल लेकर चंद्रिका की ओर बढ़ते हैं, तभी चिंकी और पिंटू की दादी वहां आकर उनका हाथ पकड़ लेती हैं। अरे चिंकी पिंटू, तुमसे किसने कहा इस आंगन में आकर बॉल खेलने के लिए? तुम्हें मैंने समझाया था ना कि इस घर में डायन रहते हैं जो तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। चलो यहाँ से। अरे तुमने कभी देखा है इस घर में किसी बच्चे को? हाँ दादी, बच्चे तो आज तक कभी नहीं देखे हमने इस घर में। क्या कोई बच्चा नहीं है क्या? हाँ चंद्रिका दादी, बताओ ना, इस घर में कोई बच्चा नहीं है क्या? अरे ये क्या बताएगी तुम्हें, यही तो असली डायन है, तभी तो इस घर में बच्चा नहीं हो रहा है। चलो आज के बाद कभी मत आना इस डायन के आंगन में। इतना कहकर कलावती अपने पोता पोती को लेकर वहां से चली जाती है। वहीं चंद्रिका ये सब सुनकर आंखों में आंसू लिए चौखट पर बैठ जाती है। पीछे से आती यशोदा ये सब देखकर, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से न जाने लोग आपको क्या क्या अपशब्द बोलकर चले जाते हैं। कोई बात नहीं बहू, जब बीज करेले के बोए हैं तो आम कहाँ से खाऊंगी, मेरी तो किस्मत ही जहर से भर गई है। इसी तरह एक दिन यशोदा की नंद नव्या अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी उसकी नजर अपनी कलीग पर पड़ती है, जिसके बगल में 6 साल की बच्ची बैठी होती है। अरे शिवानी, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? ये बेबी किसका है? अरे नहीं नव्या, पागल हो गई हो क्या? शादी करूंगी और तुम्हें नहीं पता चलेगा? ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरी भाभी की बेटी है। दरअसल आज मेरे भैया भाभी बाहर घूमने गए हैं, घर पूरा खाली था तो मैं इसे अपने साथ ऑफिस ही ले आई। सच में वैसे बहुत खूबसूरत है तुम्हारी भतीजी,
क्या नाम है इसका? इसका नाम आकृति है। नाम भी बहुत प्यारा है। आकृति बाबू मेरे पास आओ, आओ हम फोन में वीडियो बनाएंगे। ठीक है दीदी। अब नव्या आकृति के साथ कुछ वीडियोस बनाती है और रात को ऑफिस से घर जाकर डाइनिंग टेबल पर जब पूरा परिवार खाना खा रहा होता है तो नव्या वो वीडियो घर वालों को दिखाती है। देखो माँ, आज शिवानी अपनी भाभी की बेटी को लेकर आई थी। देखो कितनी प्यारी लग रही है ना बच्ची। हाँ, बहुत खूबसूरत है बच्ची। हाँ, बच्ची तो बहुत प्यारी है। अब ये सब सुनकर यशोदा की नजरें मायूसी से नीचे झुक जाती हैं, जिसे देखकर नव्या, अरे भाभी, आप अपसेट क्यों हो गई हो? मैं तो बस आपको बता रही हूँ कि मेरी फ्रेंड की भाभी की बेटी कितनी खूबसूरत है। मैं आपको गिल्ट में नहीं भेजना चाहती थी। आप भी बस वीडियो एंजॉय कीजिए। बाकी जब आपके नसीब में बच्चा लिखा होगा तो आपको जरूर मिल जाएगा। अब सभी लोग खाना खाकर आराम करने जाते हैं। अगले दिन हिमांशु, सुनो ना यशोदा, जाओ तुम तैयार हो जाओ, आज मेरे फ्रेंड के घर में छोटी सी पार्टी है। अब यशोदा अपने पति के साथ तैयार होकर अपने पति के फ्रेंड के घर जाती है। अब घर पहुंचते ही यशोदा की नजर हिमांशु के दोस्त के बेटे मानव पर पड़ती है और यशोदा मानव के साथ गुड्डा लेकर खेलने लगती है। अरे ये क्या कर रहे हो आप? ये मेरा गुड्डा है। जी मुझे पता है, यह आपका है। मैं तो बस आपके साथ खेल रही हूँ। मेरे पास आओ, हम साथ में खेलते हैं। अब यशोदा मानव के साथ खेलने लगती है। तभी अनुज की पत्नी वहां आती है और अपने बच्चों को गोद में उठाकर कहती है, अनुज, ये सब क्या है? तुम किसी भी गहरी गहरी को घर बुला लेते हो और कोई भी आकर हमारे बच्चों को छू लेता है। अरे ऐसे नजर लग जाती है। बाबा, ये हमारा इकलौता बेटा है। देखिए आप ऐसे मेरे बेटे को मत छुइए। वहीं अब हिमांशु के कई दोस्त खड़े होते हैं। अरे ऐसे कैसे बोल रही हो राधिका? इनका वैसे भी कोई बच्चा नहीं है। थोड़ी देर खेल लेंगे यशोदा भाभी तो क्या हो जाएगा? क्या कहा? बच्चा नहीं है? तब तो मैं इसकी छाया भी ना पड़ने दूं अपने बेटे पर। अब राधिका इतना कहकर मानव को लेकर वहां से चली जाती है। वहीं यशोदा निराश होकर हिमांशु के साथ वापस घर आ जाती है। घर में आकर अपनी बहू को रोता देख चंद्रिका, क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है? तू तो अपने पति के साथ घूमने गई थी ना? अब हिमांशु सारी बात अपनी माँ से कहता है। अब क्या कर सकते हैं बहू, बच्चा न होने की वजह से इस घर के लोगों को डायन बांझ और ये पूरा घर लोगों को श्रापित लगने लगा है। किस किस को जवाब दे? छोड़ो, शांत हो जाओ, आराम करो। इसी तरह एक दिन निरंजन का एक एजेंट क्लाइंट, भाई निरंजन जी, आज मुझे जल्दी घर जाना है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? आप जानते हो ना आप कितने पुराने हो। आप चले जाओगे तो कैसे होगा सब? भाई निरंजन जी, आज तो जाना ही होगा। आज मेरे पोते का जन्मदिन है और आज इस खास मौके पर मेरी उपस्थिति तो बहुत महत्व रखती है भाई। फिर इसके लिए कुछ तोहफे भी लेने हैं। ठीक है, लो कुछ पैसे मुझसे भी ले लो। मेरी तरफ से भी कुछ दे देना अपने पोते को। मेरा तो सपना ही रह गया अपने घर में पोता पोती को खिलाने। अब इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन निरंजन के परिवार में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती। जिसके बाद चंद्रिका अपने छोटे बेटे तरुण की शादी करने का फैसला लेती है और घर में पंडित बुलवाती है। पंडित जी, आप तो जानते ही है कि मेरे हाथ कितनी निराशा लगी है, इसलिए मैं अब चाहती हूँ कि आप अपनी ज्योतिषी ज्ञान से मेरे छोटे बेटे के लिए एक सुंदर सुशील लड़की दिखाइए और मुझे ये भी बताइएगा कि वो मेरे घर में बारिश ला पाएगी कि नहीं। माफ कीजिएगा चंद्रिका जी, पर मैं किसी की कुंडली खोलकर उसके रहस्य आपके सामने नहीं रख सकता। मैं बस आपको अच्छी लड़की दिखा सकता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। समय से पहले ही अगर मैं आपको कुछ भी बता दूं और आप उस बात से रिश्ता ही तोड़ दो तो उस लड़की के लिए भी दुख की बात होगी और मुझे भी पाप चढ़ेगा। और हाँ, मैं आपको जिस लड़की का रिश्ता दिखा रहा हूँ वो लड़की गांव से है, गरीब परिवार से है और उसके पिता बहुत ही बड़े जाने माने वैद्य हैं और शुद्ध जड़ी बूटियों के आसपास पली ये लड़की, इसने भी तो कुछ औषधि खाई होगी। मुझे नहीं लगता कि ये लड़की आपको निराश होने का कोई मौका देगी। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। जड़ी बूटी खाती होगी तो अंदर से हष्ट पुष्टि होगी और अगर किस्मत में कुछ ऐसा होगा तो पिता तो इसके वैद्य ही है। इलाज मशवरा भी वो खुद ही कर लेंगे। तो मुझे ये लड़की पसंद है। अब पंडित लड़की का नाम और पता बताकर वहां से चला जाता है। अगले दिन चंद्रिका का पूरा परिवार गरीब शिवांशिका के घर रिश्ता लेकर जाता है। अरे आप लोग आइए ना, बैठिए। पंडित जी ने बताया था कि आज आप लोग आने वाले हैं। अब चंद्रिका अपने पूरे परिवार वालों के साथ घर के अंदर बैठती है। जी, आपकी बेटी कहाँ है? जी, अभी आ रही है बेटी। शिवांशिका, सबके सामने आओ। अब अपने पिता की आवाज सुनकर शिवांशिका सादे से सूट में चेहरे पर मासूमियत लिए लड़के वालों के पास आकर बैठती है। माँ जी, लड़की तो बहुत सुंदर और प्यारी लग रही है। हाँ बहू, सही कहा तुमने। बसंती जी, हमें आपकी ये लड़की बहुत पसंद है। आप अब जल्दी से मुहूर्त निकलवा लीजिए। अब कुछ ही हफ्तों में शिवांशिका शादी करके अपने अमीर ससुराल आती है, जहाँ चंद्रिका बड़ी ही प्यार से अपने बहू की आरती उतारती है। उसके सामने सोने का कलश और सोने की थाल में कुमकुम भरकर रखती है।
आओ बहू, इस कलश को गिराकर कुमकुम में पैर डुबोकर घर के अंदर आओ। अब शिवांशिका चावल से भरे सोने के कलश को गिराकर सोने के थाल में रखे लाल महावर में पैर डुबोकर घर के अंदर प्रवेश करती है। वहीं नव्या और यशोदा शिवांशिका पर फूल बरसाती है। अरे राम, इतने अमीर ससुराल में मेरी शादी हुई है, मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ। भाभी चाहिए, आप आराम कर लीजिए, बाकी की रस्म हम सुबह देखेंगे। अब शिवांशिका अपने पति के साथ अपने कमरे में जाती है, जहाँ कमरे के अंदर लग्जरी बेड, लग्जरी फर्नीचर, मिरर जैसी चीजें लगी हुई होती हैं। तरुण जी, आपका कमरा तो बहुत अच्छा है। थैंक यू शिवांशिका, चलो अब तुम आराम कर लो। अब अगले दिन शिवांशिका नहा धोकर सुंदर सी साड़ी पहनकर हल्की लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी और बालों में सुंदर से फूलों को लगाकर तैयार होती है और फिर पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है, जहाँ उसकी जेठानी पहले से ही मौजूद होती है। अरे आप आ गई देवरानी जी, आराम करना था तो थोड़ी देर और आराम कर लेती। अरे नहीं, मैं इतनी देर तक नहीं सोती। मैं तो गांव में भी अपने वैद्य पिता के साथ सुबह 5 बजे उठकर ही जड़ी बूटियां तोड़ने चली जाती थी। लाइए, मैं आपकी खाना बनाने में मदद कर देती हूँ। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खाना बनाती है और ससुराल वालों के आगे परोसती है। अब शाम को शिवांशिका अपनी जेठानी के साथ बाजार सब्जी लेने जाती है। बाजार में सभी लोग यशोदा को घूर रहे होते हैं। ये सभी लोग मेरी जेठानी जी को ऐसे क्यों घूर रहे हैं? अब सब्जी लेकर शिवांशिका घर आ जाती है। दूसरी तरफ चंद्रिका अपने छोटे बेटे को अपने कमरे में बुलाकर, बेटा तू जानता है ना कि हमने तेरी शादी क्यों करवाई है। देख बेटा, ज्यादा समय मत लेना हमें खुशखबरी देने में, हम कब से आस लगा कर बैठे हैं। माँ आप चिंता मत करो, अब सब अच्छा ही होगा। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब तरुण ये बात अपनी पत्नी से कहता है। तरुण जी, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, अभी तो हमारी शादी हुई है, थोड़ा समय साथ में बिता लेते हैं, उसके बाद बच्चे की सोचेंगे। अच्छा, पर माँ बोल रही थी कि बच्चा समय रहते। प्लीज आप मेरी बात को समझिए, मैं नहीं चाहती कि आप इस मामले में मेरे साथ कोई जबरदस्ती करें। शिवांशिका की ये बात सुनकर तरुण चुप सा रह जाता है और फिर एक शब्द नहीं कहता। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। एक दिन शिवांशिका की तबीयत रात को खराब हो जाती है और अगले दिन सुबह उठकर शिवांशिका वॉश बेसिन में उल्टियां करने लगती है, जिसे देखकर ससुराल वाले फौरन रसोई में जाकर थाली और चम्मच लेकर बाहर आते हैं और शिवांशिका के आसपास खड़े होकर थाली पीटने लगते हैं। लगता है मेरी बेटी ने मेरी बात मान ली, बहू को उल्टी आने लगी है, अब वो माँ बनने वाली है। भाभी को उल्टी आ रही है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मेरे माथे पर पट्टी बंधी है, मैं इतनी तेज उल्टियाँ कर रही हूँ और मेरे ससुराल वाले थाली पीटने में लगे हुए हैं, ये भी कोई बात हुई? देवरानी जी, आप माँ बनने वाली है ना, इसलिए आपको ये उल्टियाँ आ रही है ना? नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, मेरी तो तबीयत कल रात से खराब थी, इस वजह से मुझे उल्टी आ रही है। ये सुनकर घर वाले थाली पीटना बंद कर देते हैं। शिवांशिका भी कमरे में जाकर आराम करती है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन शिवांशिका को तरुण खाना खिलाने बाहर लेकर आता है। शिवांशिका, तुम्हें जो भी खाना है ऑर्डर कर दो। अब शिवांशिका अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करती है, फिर दोनों एक साथ खाना खाते हैं और उसके बाद शिवांशिका बाइक पर तरुण के साथ बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर भी जाती है और फिर देर रात तक शिवांशिका तरुण एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके घर आते हैं। ये देखकर घर वाले बहुत खुश होते हैं। अब 2 दिन बाद अचानक फिर से शिवांशिका को तेज तेज उल्टी आने लगती है। ये देखकर घर वाले फौरन अपने आसपास पड़े स्टील के बर्तनों को उठाकर जोर जोर से पीटने लगते हैं। यशोदा भी रसोई में खड़ी होती है, उसके हाथ में भी स्टील की थाली और चम्मच होता है, जिसे वो जोर जोर से पीट रही होती है। देवरानी जी, अब तो पक्का ये गर्भवती होने की ही खबर है ना? हाँ भाभी, अब तो आप पक्का प्रेग्नेंट हो ना? हाँ, मेरा बेटा समय भी तो इतना बिता रहा है अपनी पत्नी के साथ, खुशखबरी तो मिलेगी ही ना बहू। इन लोगों को हर उल्टी का मतलब यही क्यों लगता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, परसों रात लॉन्ग ड्राइव पर गई थी तो ठंड लग गई मुझे, इसी वजह से उल्टियाँ और पेट में दर्द हो रहा है। और अब आप ऐसे शोर मत मचाइए, इस तेज आवाज से मुझे और परेशानी हो रही है। इतना कहकर शिवांशिका वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ हफ्ते बाद शिवांशिका रसोई में खाना बना रही होती है और कढ़ाई से चम्मच द्वारा सब्जी निकाल कर टेस्ट करती है और सब्जी टेस्ट करते ही शिवांशिका को उल्टी आने लगती है। अब उल्टी की आवाज सुनकर घर के सदस्य रसोई में आते हैं और रसोई में रखे बर्तनों को उठाकर वो तेज तेज पीटने लगते हैं। अरे भाई बहू, अब निराश मत करना, अब तो पक्का ये उल्टी तुम्हें इसीलिए आ रही होगी क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो। आखिर अब तुम्हारी शादी के भी 2 से 3 महीने निकल गए हैं। हाँ, अब तो भाभी पक्का प्रेग्नेंट ही है, इस बार तो पार्टी करेंगे। हाँ, एक बार देवरानी जी बोल दे तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। बहू बोलो ना, उल्टी के साथ साथ क्या तुम्हारा मन भी मचल रहा है या पैर भारी हो रहा है? कुछ तो लक्षण हो रहे होंगे गर्भवती जैसे। अब ये सुनकर शिवांशिका पहली बार इरिटेट होते हुए कहती है, देखिए मैं इतनी जल्दी रिटर्न होने वाली लड़की नहीं हूँ माँ जी, लेकिन मैं आप लोगों से परेशान हो गई हूँ। प्लीज मेरी हर उल्टी पर आप लोग ये थाली पीटना बंद कर दीजिए। और मैं कोई गर्भवती नहीं हूँ, मुझे उल्टी इसलिए आई क्योंकि मैं कढ़ाई में
पक रही सब्जी को टेस्ट कर रही थी और उस सब्जी में मैंने एक्सपायर मसाला डाल दिया जिससे सब्जी कड़वी बन गई थी। लेकिन आइंदा अब मेरे सामने आप लोग ऐसे थाली मत पीटिएगा। इतना कहकर शिवांशिका वहाँ से कमरे में चली जाती है और घर के सदस्य बर्तनों को स्लैब पर रख देते हैं। अरे माँ, हमने तो छोटी भाभी को बहुत परेशान कर दिया, हमें ऐसे थाली पीटना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, आज से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। अगर बहू बीमार भी पड़ेगी तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। बहू को हमसे जरूरत होगी तो बहू खुद आकर बोलेगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगर हम बार बार ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि बहू घर छोड़कर ही चली जाए। नहीं, अब हम उनसे कुछ कहेंगे ही नहीं। उस दिन के बाद से शिवांशिका के ससुराल वाले उसके साथ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। कुछ हफ्तों तक यही सिलसिला चलता है। अब शिवांशिका अकेले बालकनी में तो कभी छत पर तो कभी हॉल में घूमती रहती है। उसे आसपास कहीं कोई नजर ही नहीं आता। अरे ये मेरे ससुराल वाले को क्या हो गया है? मुझसे ये ठीक तरीके से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ना ही आसपास कहीं दिखाई देते हैं। अब एक रात शिवांशिका को फिर से उल्टी आती है। चंद्रिका सोफे पर बैठी होती है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अरे यहाँ मुझे उल्टी हो रही है और मेरी सास आराम से बैठी हुई है। जेठानी जी भी रसोई से नहीं आई, पापा जी भी अखबार पढ़ रहे हैं। घर छोड़ो। अब शिवांशिका मुंह धोकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन शिवांशिका अपनी जेठानी से, जेठानी जी चलिए बाजार से सब्जी ले आते हैं। नहीं, आप चली जाओ, मैं नहीं जा रही, मेरा मन नहीं है। अब यशोदा को ये बात सुनकर शिवांशिका चुपचाप अकेले बाजार चली जाती है। बाजार से जब शिवांशिका घर आती है तो देखती है कि पूरा घर खाली पड़ा है। अरे घर में तो कोई दिख ही नहीं रहा। ये नहीं कि मैं बाजार से आई हूँ तो एक गिलास पानी पिला दे। ये थैला भी कितना भारी हो रहा है। अब एक दिन शिवांशिका घर वालों को इस चुप्पी से इरिटेट होकर सबके पास आके कहती है, आप लोगों को क्या हो गया है? ना तो आप मुझसे ठीक से बात करते हैं, ना ही मेरे इर्द गिर्द आकर बैठते हैं, और अब तो मेरी उल्टियों पर भी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाते आप लोग। अरे छोटी भाभी, आप तो कहीं भी सेटिस्फाई नहीं हो। जब तक आपकी केयर कर रहे थे, आपकी परवाह कर रहे थे, तब भी आप इरिटेट हो रही थी, और अब हम शांत रहते हैं, आपसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते तो तब भी आप इरिटेट हो रही हो। और क्या बहू, तू हम लोगों की आवाजों से, शोर से परेशान होने लगी थी तो हमने तुझसे दूरियां बना ली, लेकिन अब तो तुझे ये भी पसंद नहीं आ रहा है। अब ये सब सुनकर शिवांशिका को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो माफी मांगते हुए कहती है, माँ जी, जेठानी जी, नव्या, मुझे माफ कर दो। मुझे उस दिन आप लोगों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन सच में उस दिन बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई थी। मैं काफी शांत और सुशील किस्म की लड़की हूँ, लेकिन आपका ये बर्ताव मुझे पसंद नहीं आ रहा था। आप लोग हर बार मेरी उल्टी पर बस थाली पीट रहे थे, पर अब मुझे आप लोग माफ कर दीजिए। नहीं बहू, तेरी गलती नहीं है इसमें तो गलती हमारी है कि हम अपनी आशाओं को तेरे ऊपर थोपते जा रहे हैं और तुझ पर प्रेशर बना रहे हैं। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, पर क्या करते देवरानी जी हम लोग। ये सब करने के पीछे भी एक वजह थी। कैसी वजह जेठानी जी? देवरानी जी, मैं इस घर में शादी करके अभी नहीं आई। मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अब तक इस घर को कोई वारिस नहीं दे पाई, जिस वजह से इस घर के लोगों को सब डायन, अभागन और मुझे बांझ और इस पूरे घर को श्रापित बताते हैं। और अगर हम मोहल्ले के बच्चों के आसपास भी भटकते हैं ना, तो उनकी माँ अपने बच्चों को हमसे दूर कर लेती है। हाँ छोटी भाभी, हमारी माँ को और बड़ी भाभी को लोग बहुत अपशब्द कहते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों का हतीज जाने बगैर ही आपके साथ बुरा बर्ताव किया। भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अब शिवांशिका अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, मुझे उस दिन अपने ससुराल वालों से चिढ़ के बात नहीं करना चाहिए था, और उस दिन मैंने तरुण जी को भी इतना भला बुरा सुना दिया। मुझे लगा कि वो गलत इंटेंशन से मुझे प्रेग्नेंट होने के लिए बोल रहे हैं, पर उसकी वजह ये थी, इस घर में अब तक कोई वारिस नहीं आया है। अब एक दिन चंद्रिका मोहल्ले की सुमित्रा के दरवाजे पर खड़ी होती है। सुमित्रा, सुनने में आया है कि तुम्हारे घर में फिर से पोता हुआ है। कितनी खुश नसीब हो तुम सुमित्रा। अब चंद्रिका इतना बोलती ही है कि तभी सुमित्रा वहां आ जाती है और चंद्रिका को अपने दरवाजे से धक्के मारकर बाहर कर देती है। तो जैसी डायन की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? तेरी खुद की बहू तो बांझ है, दूसरी बहू भी अब तक औलाद पैदा नहीं कर पाई है, और अब तू आई है हमारे घर की खुशियों में नजर लगाने। अब किराने की दुकान से सामान लाती शिवांशिका ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है और फौरन अपनी सास के पास आती है। माँ जी आप ठीक तो है ना? सुमित्रा जी, आप कितनी निहायती घटिया और बदतमीज इंसान है। माँ जी चलिए यहाँ से। अब इसी तरह एक दिन शिवांशिका अपनी जेठानी को लेकर पार्क में आती है। पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं और यशोदा जाकर एक बच्चे को गोद में उठा लेती है। अरे रे मुन्ना, तू कितना प्यारा है, तेरी माँ कहाँ है? सच में ये बच्चा तो बहुत क्यूट है। अब दोनों देवरानी जेठानी बच्चों के साथ खेल ही रही होती हैं कि तभी उस बच्चे की माँ वहाँ आती है और अपने बच्चे को छीनते हुए कहती है,
हे भगवान, कैसी डायन औरतों ने मेरे बेटे को छू लिया। अरे शर्म नहीं आती? खुद तो बांझ हो और बच्चा भी नहीं पैदा कर पा रही हो और दूसरों के बच्चों पर नजर रखती हो। चल बेटा यहाँ से। ये सब देखकर शिवांशिका को बहुत दुख होता है। देखा देवरानी जी, यही होता है हमारे साथ। अब शिवांशिका घर आती है और अब वो ये फैसला करती है कि वो अपने परिवार के माथे पर लगाइए डायन, बांझ, अभागन और श्रापित का दाग हमेशा हमेशा के लिए खत्म करेगी। इसलिए कुछ ही दिनों में शिवांशिका अब अपने पति के साथ एक हफ्ते का ट्रिप प्लान करती है और मनाली ट्रिप पर। शिवांशिका, अचानक से मनाली ट्रिप? जी, अब सोच रही हूँ कि घर वालों को खुशखबरी दे दूं, इसलिए आपके साथ अकेले में टाइम स्पेंड करने आई हूँ। अब शिवांशिका के मुंह से ये सब सुनकर तरुण को बहुत खुशी होती है। अब तरुण शिवांशिका के साथ पहाड़ों पर घूमता है, उसके साथ बर्फ से खेलता है। दोनों एक साथ रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, डांस करते हैं, नाइट स्पेंड करते हैं। इसी तरह एक हफ्ता निकल जाता है और वो दोनों मनाली से घर आ जाते हैं। बहू आ गई, जाओ आराम कर लो। हाँ माँ जी, बहुत थक गई हूँ, अब आराम करूंगी। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन शिवांशिका रसोई में आंवला लेके खा रही होती है और खाते खाते अचानक से उसे उल्टी आने लगती है। अब फटाफट जाकर शिवांशिका अपनी प्रेगनेंसी चेक करती है। अरे मैं तो प्रेग्नेंट हूँ माँ जी, इस खानदान का सपना पूरा हो गया। अब शिवांशिका रसोई से थाली लेकर उसे चम्मच से जोर जोर पीटने लगती है और घर वाले डरते हुए, क्या हुआ ये देवरानी जी, आप थाली क्यों पीट रही हो? आपको तो इसकी आवाज से दिक्कत है ना? हाँ बहू, क्या हुआ? हमसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं माँ जी, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि अब आपकी सभी गलतियों का पश्चाताप हो गया है, क्योंकि आप जिन खुशियों के पीछे भाग रही थी वो खुशी आपके घर में दस्तक दे चुकी है। मैं माँ बन गई हूँ माँ जी। अब ये सुनकर पूरा घर खुशी से झूम उठता है और सभी लोग आकर शिवांशिका को गले से लगा लेते हैं। बहू, तुमने हमें दुनिया की सारी खुशी दे दी। अब तो हमारे घर में भी बच्चा आएगा जो मुझे बड़ी माँ कहकर पुकारेगा। शिवांशिका, मैं पापा बनने वाला हूँ, तुम माँ बनने वाली हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ओह गॉड, अब तो मेरी भी भतीजी और भतीजा होंगे। अब उस दिन के बाद से सभी लोग शिवांशिका की बहुत केयर करने लगते हैं। उसको समय से खाना, दवाई, यहाँ तक कि कुछ महीनों बाद सभी लोग उसका खाना पीना उसके कमरे में ही पहुँचाने लगते हैं। अरे आप लोग मेरे लिए इतना परेशान क्यों रहे हैं? मैं थोड़ी बहुत चलती फिरती रहूंगी तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब शिवांशिका छत पर जाने की जिद करती है। नहीं बहू, तुम पागल हो। गर्भवती महिला शाम को छत पर नहीं जाती, नजर लग जाती है। माँ जी, बैठे बैठे बोरियत हो रही थी। अच्छा, तो हम साथ में पिक्चर लगा कर देखते हैं। अब यशोदा पिक्चर लगाती है। पूरा परिवार एक साथ पॉपकॉर्न खाते हुए पिक्चर देखते हैं। ऐसे ही एक दिन नव्या अपनी भाभी के कमरे में तरह तरह की बच्चों की तस्वीर लगाती है। वहीं तरुण और हिमांशु मॉल में बच्चों के लिए शॉपिंग करते हैं और कपड़े लाकर शिवांशिका को देते हैं। जेठ जी और तरुण जी, आप लोग इतने सारे कपड़े लेकर आ गए हैं। सारे कपड़े बहुत अच्छे हैं। अब देखते ही देखते शिवांशिका का 9वां महीना लगता है और उससे लेबर पेन स्टार्ट होता है। अस्पताल में शिवांशिका एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। अब इस खुशी में चंद्रिका का पूरा परिवार अपने घर में ग्रैंड पार्टी करता है। मोहल्ले के सभी लोग पार्टी में हाजिर होते हैं, दावत का खाना खाते हैं, शिवांशिका के हाथ में तोहफे भी देते हैं। चंद्रिका, तुम्हारी बहू ने तो बहुत खूबसूरत बेटे को जन्म दिया है। चलो आखिरकार अब तुम्हारे खानदान का वारिस आ ही गया है, तो अब तुम्हारा कुल भी आगे बढ़ेगा। हाँ सही कहा। और अब भगवान की दया से तुम्हारे घर में जो अभागन, बाज, डायन का दाग लगा हुआ था, वो भी हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अब सभी लोग शिवांशिका को आशीर्वाद और उसके बच्चे को तोहफा देकर वहां से चले जाते हैं। शिवांशिका के परिवार में अब जोरों शोरों से खुशियां बरस रही होती हैं। चारों तरफ बच्चों की किलकारियां गूंज रही होती हैं। इसी के साथ साथ शिवांशिका अब अपनी जेठानी का भी अपने वैद्य पिता से इलाज करवाती है। पेट के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, वो सभी कोशिकाएं सिकुड़ गई हैं बहू, पर मैंने कुछ जड़ी बूटियां दी हैं, इसे समय से खाना, तुम्हें जल्द ही फर्क नजर आएगा। अब जड़ी बूटियों के कमाल से कुछ ही सालों बाद शिवांशिका की जेठानी यशोदा भी घर में खुशखबरी देती है।